साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले 3-4 दिन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको सुनने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस तरह से 11 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच ऐसी तमाम घटनाएं हुई जो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से लिंक्ड थी। अब आप जो सुनने वाले हैं वो घटना कुछ इस तरह की है कि आप सुनकर के कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ साहब, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने वाला है। 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच पाकिस्तान में लगातार चाइना और टर्की से कई एयरक्राफ्ट आए, उतरे, उन्होंने अपना सामान उतारा और एक के बाद एक एयरक्राफ्ट आते रहे। सबसे मजे की बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट अनलोड हुए इस्लामाबाद के पास, रावलपिंडी के पास, नूर खान एयरबेस में या कराची में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नोटिसेबल चीज थी या पाकिस्तान ने पहले से बता रखा था या चाइना ने बताया कि हमने ये भेजा है या टर्की ने बताया कि हमने ये भेजा है। कुछ भी किसी ने नहीं बताया कि क्या भेजा है। बस जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस से पता चल जाता है, सैटेलाइट से पता चल जाता है। भारत ने भी ऑब्जर्व किया कि 60 घंटे में एक के बाद एक एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, कार्गो वाले जो सामान लेकर के आते हैं और कुछ सामान उतार करके फिर जा रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है, कुछ हो रहा होगा ऐसा। चलिए दूसरी खबर, कश्मीर में किस तरह से सर्जियो गौर ने क्या बोला कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, वो भी इसी दौरान बोला। ये भी इत्तेफाक नहीं है। किस तरह से भारत इस समय आर्मेनिया के साथ एंगेज कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहा है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ट्रंप इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे। जो भी ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ट्रंप को इस समय किसी चीज से लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि ट्रंप का पाकिस्तान से अब विचार विमुख हो गया है, पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है। ट्रंप को मतलब है पैसे से। तुम ट्रंप को पैसा कमा सकते हो तो बताओ, बाकी ऐसे वैसी चीज़ों में ट्रंप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ट्रंप को तो केवल और केवल पैसा कमाना है। साथियों, इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है इन्वेस्टमेंट को चूज करना। हर एसेट का अपना एक बिहेवियर होता है जो कि मार्केट के साथ चेंज होता रहता है। इसका सही आकलन करना आवश्यक है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो उसके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेना इन्वेस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। साथ ही जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ रिटर्न ना देखें, साथ में ये भी देखें कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। साथ ही ये देखें आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, तब जाकर के आपका एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनता है। इसी में एक अच्छा ऑप्शन निकल करके आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। जी हाँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक तरह से कागज का टुकड़ा होते हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज आपको दे देती हैं, बदले में आप उन कंपनीज को पैसा देते हो। इस कागज के टुकड़े पे लिखा होता है कि इतने समय में हम आपको आपके इस पैसे का इतना रिटर्न देंगे, फिक्स्ड होता है। साथ ही वो टाइम भी लिखा होता है जब आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस दिया जाएगा। इस तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सामान्यतः 9 से 12% पर एनम तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। साथ ही इनकी एक क्रेडिट रेटिंग भी होती है जिससे कि इन्वेस्टर अपने रिस्क का आकलन भी कर सकता है कि मुझे किस तरह का कहां से बॉन्ड खरीदना है। पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना मुश्किल होता था क्योंकि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही बहुत ज्यादा होती थी और लोग इतना पैसा नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब यह बहुत आसान हो गया है क्योंकि सेबी ने कई सारे बदलाव किए हैं, कई रेगुलेशंस लेकर के आई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आज की डेट में कॉमन हो चुका है। इसलिए आज आप एक रिलेटिवली छोटे अमाउंट से भी लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी सिंपल हो गया है। आप यूपीआई के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और अपने डैशबोर्ड पर अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और रीपेमेंट शेड्यूल को भी ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि विंट वेल्थ भी हर लिस्टेड बॉन्ड में अपना 2% इन्वेस्ट करता है जो कि इन्वेस्टर के साथ इनके अलाइनमेंट को शो करता है। और हाँ, अगर आपको बॉन्ड की मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप लिस्टेड बॉन्ड को बेच भी सकते हैं, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसलिए अगर आप लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल्स आपको चाहिए, तो आप विंट वेल्थ को चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कॉमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां जाकर के डिटेल्स देखिए, ऑप्शंस कंपेयर कीजिए और अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ट्रंप की मैं आपको बात बता रहा था, हो ये रहा है इस वक्त कि ध्यान से सुनना, अब ये आपको कहानी स्पष्ट हो जाएगी। पाकिस्तान में चाइना से हवाई जहाज आते हैं, टर्की से हवाई जहाज आते हैं, सामान उतारते हैं। ठीक है साहब, ये घटना उसी 18-20 अगस्त के आसपास हो रही थी। इसी 18-20 अगस्त के आसपास हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से भी कुछ लोग जाते हैं और आर्मेनिया में मुलाकात करके आते हैं, आर्मेनिया के साथ डिफेंस पैक्ट को मजबूत करके आते हैं। इसी बीच हम देखते हैं 20 अगस्त के आसपास भारत से एक विमान जाता है अफगानिस्तान में, वहां दवाइयां उतार के आता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि बांग्लादेश कह रहा है कि मैं भी मक्का एकॉर्ड में शामिल होना चाहता हूं, मक्का पैक्ट में शामिल होना चाहता हूं। मक्का पैक्ट वो है जिसमें
सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट किया है, किसी एक पर हमला होता है तो तीनों पे हमला माना जाएगा, इस तरह का कुछ है। तो उसमें बांग्लादेश भी शामिल होने के लिए बेचैन है। इसी बीच ट्रंप की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया आई नहीं, लेकिन हाँ, अमेरिका के एम्बेसडर जो भारत में हैं वो कश्मीर जाते हैं और कहते हैं कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, यानी कि संकेत दे रहे हैं कि यूएस का पाकिस्तान से मोह भंग हो चुका है। और इसी बीच आसिम मुनीर अपने आप को सर्वशक्तिमान बना लेता है पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि इन्होंने अपने लेजिस्लेशन में बदलाव किया था, अमेंडमेंट किया था, जिसके ज़रिए यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की गई पाकिस्तान में कि पहले पाकिस्तान के अलग अलग डिफेंस के चीफ हुआ करते थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। आपको ये भी पता है, इनके ऊपर एक कमेटी होती थी, उसका एक हेड होता था पहले, वो कमेटी हटा दी, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस करके ये लोग ले आए, आसिम मुनीर बन गया। अब उसको प्रैक्टिकली लागू किया इन लोगों ने अभी कल से, और लागू करने के साथ साथ आसिम मुनीर को इतनी शक्तियां दे दी हैं कि वो किसी को भी किसी भी जगह पर नियुक्त कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, फौज में, किसी भी फौज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी का भी कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, किसी का भी कार्यकाल घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकता है आसिम मुनीर। ये घटना भी अभी हुई है। और अभी 12 अगस्त को ही हमने देखा था कि शहजाद भट्टी के नेटवर्क के 200 लोग भारत में पकड़े गए थे, और कल शहजाद भट्टी ने यह कहा है, ध्यान से सुनना, कि ये तो 200 लोग थे, ऐसे 1500 लोग और भारत में हमारे बिछे हुए हैं। साथ में शहजाद भट्टी ने यह भी कहा है कि हम सीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम उनकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी को। जब शहजाद भट्टी ने यह कहा है तो तब से लेके अब तक कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी मेंबर ने यह कहा कि नहीं नहीं हम इस कथन से खंडन करते हैं, इसका और हमारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं कहा। इसी बीच एक लड़की जाती है लद्दाख में और वहां जाकर के हमारे डिफेंस के जवानों को उल्टा सीधा बोलती है, रास्ता क्यों बंद कर रखा है, मैं जेंजी हूं, है 42 साल की। वो आपने वीडियो देखा होगा किस तरह से वहां बवाल क्रिएट करने का कोशिश करती है, उसे जंतर मंतर बनाने की कोशिश करती है। ये भी आपने देखा किस तरह से ये आंदोलन सीजेपी वाले करने के बाद में पूरे देश में फैल चुके हैं और जगह जगह जाकर के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब इसी वक्त क्यों हो रहा है साहब? बहुत बड़ा खेल है। अब आप सुनिए बात को। देखो, मैं आपका बार बार ध्यान ले जा रहा हूं ट्रंप पर। ट्रंप को इस समय इससे कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जिए के मरे। ट्रंप को मतलब है पैसे से। ट्रंप का मतलब है बलूचिस्तान में जो उसने दांव लगा रखा है वहां से उसको पैसा आता रहे, इन्वेस्टमेंट से मतलब है उसे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रंप इस बात से भी खफा महसूस हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, कि जब पाकिस्तान ने, सऊदी ने और टर्की ने जो ये मैक्का पैक्ट किया है, या जो भी इसे कहें, इस मैक्का पैक्ट को करते वक्त इन लोगों ने ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया? ये क्यों नहीं कहा कि ट्रंप ने करवाया है? अच्छा, एक चीज और सुनिए। देखिए, ये आपको छोटा लग रहा होगा, मैं इसको बड़ा करता हूं पहले। देखिए, टर्की नेटो में भी आता है, ध्यान से सुनना बात को। सऊदी नेटो में नहीं आता, और पाकिस्तान तो कहीं का नहीं आता। पाकिस्तान ये रहा, ठीक है। चलो, सऊदी कुछ भी करेगा तो अमेरिका से पूछ के करेगा, पाकिस्तान कुछ भी करेगा अमेरिका से पूछ के करेगा। लेकिन अगर अमेरिका टर्की से भी ये कह देता है कि हाँ हाँ तुम सऊदी और पाकिस्तान के साथ पैक्ट कर लो, तो अमेरिका अपने संबंध इजराइल से खराब कर लेगा, क्योंकि टर्की इजराइल का दुश्मन है और इजराइल का बहुत बड़ा निशाना है। तो ट्रंप ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे इजराइल को परेशानी हो? इजराइल को परेशानी हुई तो फिर आपको पता है कि उसका असर वहां भी पड़ेगा ट्रंप के ऊपर। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि ये पूरा पैक्ट कराने में ट्रंप की अहम भूमिका है, तो ये बात तो पूरी तरह से खंडित हो जाती है। ट्रंप की भूमिका हो ही नहीं सकती। ट्रंप की मैं मान सकता हूं, जब सऊदी और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ था वहां तक तो थी। टर्की का आना ट्रंप का नहीं लगता, और यही कारण है कि शायद ट्रंप इस समय पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है, और यहीं से पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो जाएगी। अगर ट्रंप पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता तो शायद पाकिस्तान के अंत की शुरुआत नहीं हो पाती। और इसीलिए ट्रंप ने अपना ये जेस्चर देने के लिए, अपना संकेत देने के लिए कि अब हम पाकिस्तान से हमें लेना देना नहीं है, सर्जियो गौर कश्मीर में भेजा और वहां बयान दिलवाया कि भाई कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। आप समझ रहे हैं बिसात कैसे बिछी हुई है। अब दूसरी कहानी पर आइए आप, ये इस पे आइए। टर्की के साथ बॉर्डर बनाता है अर्मेनिया, अर्मेनिया के साथ बॉर्डर बनाता है अजरबैजान। अर्मेनिया अजरबैजान की बहुत तगड़ी वाली दुश्मनी है, और अजरबैजान और टर्की की दोस्ती है, अजरबैजान और पाकिस्तान की भी दोस्ती है। ये पाकिस्तान है।
तो पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की की भी बहुत अच्छी दोस्ती है। अजरबैजान की दुश्मनी है आर्मेनिया से। अगर कोई देश आर्मेनिया को सपोर्ट कर दे तो टर्की को बहुत मिर्ची लग जाती है। तो भारत ने वही किया है। भारत ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को भेजा, अभी 17 अगस्त की बात है, आर्मेनिया जाइए, आप यहां पर डिफेंस फैक्ट को और मजबूत करके आइए। डिफेंस एग्रीमेंट्स हम इनके साथ पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब उनको और ज़्यादा मजबूती से लागू करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हमें आर्मेनिया को देने हैं। इसके लिए ये एग्रीमेंट हमने फिर से आगे दुरुस्त किया। और आप जानते हैं किस तरह से भारत आर्मेनिया को अलग अलग तरह के हथियार दे चुका है, फिर चाहे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन हो, ATAG बोलते हैं, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हो, है ना, 12.7 mm हैवी मशीन गन्स हो, 105 mm इंडियन फील्ड गन हो, आर्मर्ड व्हीकल्स हो, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हो, डॉर्नियर हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो, रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, इतना कुछ हम उन्हें दे चुके हैं। किसको? आर्मेनिया को। तो टाइमिंग देखिए 17 अगस्त, ठीक है। अब आगे आइए, एक परेशानी और है टर्की को। परेशानी यह है कि यार ये साइप्रस से भी हमारी दुश्मनी है टर्की की, तो साइप्रस के साथ भी हम डिफेंस एग्रीमेंट मजबूत कर चुके हैं अपना, ये कुछ दिन पहले की बात है। तो ऐसा टर्की ये सोच रहा हो कि पाकिस्तान के यहाँ एयरक्राफ्ट उतार करके वो हमको धमका लेगा, डरा लेगा, या हमको दबाव में ले आएगा, तो टर्की ये भूल जाए हम साइप्रस को पहले ही अपने साथ ले चुके हैं और आर्मेनिया को लगातार हम कॉन्फिडेंस में ले ही रहे हैं, तो लाला तुझे भी घेरने का पूरा पूरा बंदोबस्त हमने कर रखा है। अब पाकिस्तान पे आ जाइए। अब पाकिस्तान अगर ये सोच रहा हो कि साहब हम ही हम हैं और तो कोई है ही नहीं है, तो पाकिस्तान का इंतजाम हम बता देते हैं। पाकिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। कहाँ गया, ये रहा। पाकिस्तान बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा परेशान है और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उससे परेशान है, POK में जो हो रहा है उससे तो परेशान वो है ही है। तो अगर अफगानिस्तान वाले भी इस तरफ से पाकिस्तान को दुखी करने लग जाएं, जो कि वो खैबर पख्तूनख्वा में कर ही रहे हैं, तो और मज़ा आ जाएगा। तो अभी मैंने एक खबर सुनी है कि भारत का एक शिपमेंट है मेडिसिन्स और मेडिकल सप्लाईज का, अफगानिस्तान में जाकर के उतरा है 17 घंटे पहले। दवाइयाँ भेजी हैं भाई हमने, अब हम दवाई भी ना भेजें किसी को? हाँ, अफगानिस्तान ही तो भेजी हैं, क्या दिक्कत आ रही है? बस, बाकी आप समझदार हैं। तो अफगानिस्तान में भी एक हवाई जहाज उतर चुका है। अब सुनिए एक और बात, ये पिद्दूसा, इसमें ज़्यादा अकड़ आ रही है आजकल। ये भी नया नया तारिक रहमान बनाए PM यहाँ का, वो ज़्यादा जो है उछल रहा है, चारों तरफ भारत से घिरा हुआ है, कभी भी रेल दिया जाएगा, लेकिन अकड़ बहुत है। अकड़ क्या है? इसने भी बयान दिया, अभी कल, इसका बयान सुन लीजिए आप। इसने बयान दिया है कि बांग्लादेश ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं मैका पैक्ट के लिए, क्योंकि एक नया पावर एक्सेस जो बन रहा है पाकिस्तान, टर्की और सऊदी के बीच में, उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भारत के साथ हमारे संबंध में तनाव आ जाए तो आ जाए। अच्छा, इतनी अकड़। मैं पिछले कई वीडियोस में, आज के 2-4-5 महीने पहले जो वीडियोस बनाए, उसमें बता चुका हूं किस तरह से टर्की बांग्लादेश में भी इंटरेस्टेड है। ढाका यूनिवर्सिटी में टर्की ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अपने तरह की चीज़ें पढ़वा रहा है। डिफेंस एग्रीमेंट्स में टर्की ने भूमिका निभाई हुई है बांग्लादेश में, और लगातार टर्की बांग्लादेश के संपर्क में रहता है अलग अलग तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने में। ठीक है। इधर पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को तगड़ी ताकतें दे दी हैं। ताकत क्या दी हैं? इन्होंने एक एक्ट पास किया है, उसका नाम है, कहाँ गया, डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026। इसके जरिए अब ये और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। लास्ट ईयर आप जानते हैं 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने किया था, जिसके द्वारा जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सब मिलाकर के जो जॉइंट चीफ्स होते हैं, उनका जो चेयरमैन होता है, उस सब को हटा करके अब एक नई चीज़ बना दी है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो होगा आसिम मुनीर। आसिम मुनीर इस समय आर्मी का भी हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है, सबका भी हेड है, और फील्ड मार्शल भी है, और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा ताकत उसके पास आ चुकी है। और ये जो भी इन्होंने किया है, एक्ट पास किया है, इसके जरिए एक डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर भी बनेगा, विच विल सर्व एज द सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अंडर द मुनीर। और मुनीर के पास ताकत क्या क्या होंगी? इसके पास किसी को रिटायर करने की, डिस्चार्ज करने की, किसी को रखने की, किसी की रिटायरमेंट लिमिट्स को ऑल्टर करने की, हर तरह की शक्ति इसके पास होगी। मतलब ये किसी से भी कुछ भी कह सकता है, कोई इससे नहीं कह सकता।
और ये काम भी इसने अभी किया है 2 दिन पहले। और आपको पता है पाकिस्तान जिस तरह से सिचुएशन में फंस गया है, जब वो ऐसे सिचुएशन में फंसता है तो उसके पास एक ही चारा बचता है कि कैसे भारत पर अटैक करके भारत के साथ युद्ध में चले जाओ, जिससे कि पूरे पाकिस्तान की जनता एक हो जाए कि हाँ भारत से खतरा है, भारत से खतरा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समीकरण सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा खतरे में है और वो भारत में कोई ना कोई नोटोरियस हरकत जरूर करेगा, ज़रूर करेगा। तो इसीलिए इस बार करेगा तो पाकिस्तान विल बी ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस। तो वो तो पाकिस्तान भूल जाए और ये भी भूल जाए कि किसी तरह से अमेरिका बचा नहीं आएगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि चाइना पाकिस्तान में फिर एयरक्राफ्ट उतार रहा है, सामान उतार रहा है, और आप तो कहते थे चाइना, रशिया और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं मिलकर काम। चाइना, रशिया, इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना को अगर मौका मिलेगा कि पाकिस्तान के जरिए हम कुछ कर लें तो चाइना मौका क्यों छोड़ेगा? टेम्परेरी तौर पर तो हम मिलकर काम कर रहे हैं, भविष्य में तो चाइना हमारा दुश्मन है ही है। हम भी तो करते हैं, हम भी तो फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहे हैं, हम भी तो इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दे रहे हैं, हम भी वियतनाम को ब्रह्मोस दे रहे हैं। तो भाई वो तो हम फील्डिंग सेट कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देख लिया जाएगा। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका जिस तरह से इराक से अपनी फोर्सेस को बाहर कर रहा है, अमेरिका ने आज ही कहा है कि जैसे ईरान का वॉर समाप्त हो जाएगा हम इस पूरे क्षेत्र से, गल्फ से अपनी फोर्सेस धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। वो तो बात की बात है, उसे निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि उस पर इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी फोर्सेस को यहाँ रख पाए। लेकिन इराक से फोर्स बाहर निकालने का जो टेम्पररी मतलब निकल के सामने आ रहा है वो ये कि एक तो उसे वहां इतना पैसा नहीं कि रख पाए, दूसरा हो सकता है आने वाले समय में ये अपनी फोर्सेस को ईरान में भेजे, ईरान में अपनी फोर्स को ये उतारे। तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इतने लोग कहां से लाओगे? और जब ईरान में उतारेगा तो पाकिस्तान से भी फोर्स बुलाने की नौबत आ सकती है, चांसेस आ सकते हैं। तो पाकिस्तान को तो अमेरिका सपोर्ट कर ही नहीं सकता, उल्टा उसे पाकिस्तान का सपोर्ट और चाहिए ईरान में। और अगर पाकिस्तान सपोर्ट करने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, बलूचिस्तान से सपोर्ट ले लेंगे, BLA से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से। उसके लिए बलूचिस्तान अलग होना पड़े तो करवा लेंगे। अब आप समझ रहे हो ना? अगर अमेरिका पाकिस्तान से कहता है कि भाई अपने 50,000 जवान ईरान भेज दो, पाकिस्तान कहेगा हम नहीं भेज पाएंगे, इंडिया से उलझे हुए हैं। ठीक है, नहीं भेज पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे से बलूचिस्तान अलग। बलूच वालों तुम जरा 50,000 भेज देना। हाँ हम भेज देंगे। ऐसे होता है साहब, ऐसे होता है। तो आप समझ रहे हो, मैं सारी घटनाओं को जोड़ करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में लोहा गर्म होता जा रहा है। बस हथौड़ा मारने की देरी है और गलती पाकिस्तान ही करेगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ जा करके चेक कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह पर लगा करके बेहतर रिटर्न्स पाइए। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.